महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की फजीयत बढ़ गई। उधर शिंदे गुट बेचैन है और उसके कुछ विधायक उद्धव ठाकरे के साथ जाने की तैयारी में जुट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 को लेकर बेहद चिंतित हैं। वे अब इस कोशिश में हैं कि किस तरह से विपक्षी दलों को कमजोर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी जाए। इसकी वजह साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने वादे पूरे न करने से और लगातार जनता की बढ़ती समस्याओं से इस तरह की स्थिति में पहुंच गई है कि नया वोट बैंक उससे कोई जुड़ नहीं रहा और लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। कई दल 2019 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी उस रणनीति पे काम कर रहे हैं जिससे सामने वाला दल उतना ताकतवर न रहे जितना वो है और उसकी ताकत का कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जुड़े। ये सब शुरू हुआ पटना में महागठबंधन या कहना चाहिए 15 दलों की बैठक के बाद से। जैसे ही पटना में ये आयोजन हुआ, पूरे देश में ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के सभी प्रमुख दल एक मंच पर आ रहे हैं। इसका परिणाम चुनाव में ये हो सकता है कि ज़्यादातर सीटों पर 1 to 1 फाइट हो, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ही दल का कैंडिडेट हो। अगर ऐसी स्थिति हुई तो निश्चित ही मोदी सरकार के सामने गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अब लगभग हर प्रदेश में ऐसे प्रयास शुरू कर दिए हैं कि दूसरे दलों को तोड़ा जाए, उनके लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। इसके लिए न कोई नीति है और न कोई सिद्धांत। वे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल को अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। उस दल को भी जिसको भले ही वो 1 घंटे पहले महाभ्रष्ट साबित कर चुके हों और उस पर भाई भतीजावाद, कुनवावाद, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट जैसे सारे गंभीर आरोप लगा चुके हों, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी साथ आ जाता है तो ये सारे पाप, सारे आरोप धुल जाते हैं और वो इस भारतीय जनता पार्टी जैसी गंगा में नहाकर पवित्र हो जाता है। महाराष्ट्र में तो यही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्हें अभी लोग भूले नहीं हैं और इसी बीच में एनसीपी को तोड़ दिया और उसके 40 विधायकों के साथ, जैसा कि दावा किया जा रहा है, वरिष्ठ नेता अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ मिले और उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्हें ही नहीं, 8 अन्य विधायकों को भी मंत्री पद से सुशोभित कर दिया गया। ये जो घटनाक्रम है, ये किया तो मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए, लेकिन यही अब उनकी मुसीबत बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में जो उठापटक शुरू हुई है वो अंतिम परिणति उसकी क्या होगी, ये शायद भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं था। हो सकता है कि उसे फायदे की बजाय भारी घाटा हो जाए। इसको यूँ समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था। शिवसेना और भाजपा दोनों हिंदुत्व वाली विचारों की पार्टी थी। उसमें 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसे 23 पर जीत हासिल हुई। इसी तरह 23 पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा और वो 18 सीटें जीत पाई। 4 सीटें एनसीपी को मिली और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट आई। अब स्थिति बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल शिवसेना को तोड़ा और जो गुट उनके साथ आकर मिला वो 40 विधायकों और 14 सांसदों को लेकर आया। अभी अभी एनसीपी में जो टूट हुई है उसमें अजित पवार 4 सांसदों और 40 विधायकों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन परेशानी कहाँ शुरू हुई? परेशानी यहाँ से शुरू हुई जब अजित पवार ने ये कहा, उनके गुट के लोगों ने ये कहा कि हम 90 विधानसभा और 13 से 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये डील बीजेपी के साथ हमारी पहले ही फाइनल हो चुकी है। जो चीज़ पहले ही तय हो गई है, पहले तय करके ही वो लोग आए हैं, तो स्वाभाविक है कि उतनी सीटों पर तो वो दावा ठोकेंगे ही। लेकिन जो ही ये खबर बाहर आई, शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ गई। शिंदे गुट तो पहले से ही परेशान था। वहाँ कई विधायक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उन्हें मंत्री बनने का अवसर मिलेगा। वे इसीलिए शिवसेना से अलग भी हुए थे। लेकिन अब अजीत गुट के आ जाने से
उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। अब भविष्य के चुनाव को लेकर भी उनकी चिंता बढ़ गई। जब 15 लोकसभा सीट पर एनसीपी अजित पवार गुट लड़ेगा और 14 सांसदों के साथ शिंदे गुट खुद आए हैं, तो वो भी 17-18 सीटों पर तो कम से कम चुनाव लड़ेंगे ही, या इतनी सीटें तो मांगेंगे ही। तब भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी सीटें बचती हैं जिन पर वो चुनाव लड़ेंगे? भाजपा नेता इस बात को लेकर परेशान हो चुके हैं कि अगर यही रहा तो चुनाव के समय आपस में ही जूतम पैजार होगी। और भारतीय जनता पार्टी के वे लोग क्या करेंगे जो 2019 में उन सीटों पर चुनाव लड़े थे जहां से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जीती। उन सीटों पर जो दावेदार हैं, अब ये नए दलों के आ जाने से वो सीटें उनके खाते में चली जाएंगी। इसलिए शिवसेना के शिंदे गुट के जो लोग हैं वो दोबारा उद्धव ठाकरे के साथ जाना चाहते हैं। 2 विधायकों ने तो खुलकर कहा है कि उद्धव जी से बात करिए, वे हमें माफ़ कर दें तो हम लोग वापस आते हैं। ये जो बेचैनी है वो शिंदे को भी, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी परेशान कर रही है। वो भी अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। हालांकि जब अजित पवार ने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, उप मुख्यमंत्री बनते बनते थक चुका हूँ, तो शिंदे के साथी बेहद परेशान उठे कि कहीं ऐसा ना हो कि अजित पवार को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब एकनाथ शिंदे का क्या होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस शंका को अपने साथियों के मन में पैदा हुए डर को दूर करने के लिए तुरंत कहा कि मैं अभी मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन घबराने की बात तो है, इसलिए कि जिस इरादे से भारतीय जनता पार्टी ने ये तोड़ फोड़ की, वो इरादा अब भाजपा को भी पूरा होता नहीं दिख रहा। पहली बेचैनी तो यही कि सभी गुट अधिक सीटें मांग रहे। दूसरा ये भी बड़ा सवाल है कि क्या एनसीपी का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र होगा। एनसीपी का वोटर यानी शरद पवार की जो साख है वो एक सेक्युलर लीडर की है। एनसीपी मुसलमानों में, अर्बन मिडिल क्लास में और मराठाओं में बेहद लोकप्रिय है, उसकी बड़ी गहरी पैठ है। वो सेक्युलर वोट कांग्रेस की इमेज को ध्यान में रखकर बना है। और शिवसेना और भाजपा, विशेष रूप से अब भाजपा दूसरे विचारों की है जिसके साथ मुस्लिम वोट नहीं जा सकता। ये दुविधा भाजपा के लोगों के दिमाग में भी है कि हमने सरकार में तो इन्हें शामिल कर लिया, लेकिन इनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो यही स्थिति शिवसेना शिंदे गुट की भी है कि जो शिंदे गुट है, क्या वो शिवसेना का वोट ट्रांसफ़र करा पाएगा भाजपा को। अगर वोट ट्रांसफ़र नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होता जिसके लिए इतनी तोड़फोड़ की है। इसी बीच जो घटनाक्रम वो तेजी से बदल रहा है, शरद पवार पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वे दिल्ली गए, वहाँ भी उन्होंने अपने नेताओं की बैठक की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनसे मिलने उनके निवास पर पहुँचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ है। शरद पवार का कहना यह है कि मैं फिर से पार्टी को खड़ा करूँगा और मैंने ऐसी स्थितियाँ पहले भी देखी हैं, इससे मैं घबराने वाला नहीं। प्रश्न यह है कि क्या उनकी उम्र इतनी बची है या अपनी साख के बूते पे ये हुंकार भर रहे हैं। उनकी साख तो निश्चित तौर पर है, उनका मराठा समाज में बहुत सम्मान है और पूरी मराठा राजनीति उनके अनुभव और उनकी छवि को प्रणाम करती है। अजित पवार भी अपने कार्यालय में उनकी तस्वीर लगाते हैं। इसीलिए क्योंकि शरद पवार चाणक्य यूं ही नहीं माने जाते, वे सरकार बनाने, पार्टियां चलाने और किसी को भी उठाने गिराने की क्षमता से परिपूर्ण है। शरद पवार की ये स्थिति, अजित पवार की महत्वाकांक्षा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ती बेचैनी किस तरफ इशारा कर रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगी? एक घटना और इसी संदर्भ में इसी के साथ होती है कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में किनारे पड़ी हुई थी और बहुत दुखी चल रही थी, उन्होंने, चर्चा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात की है और वे जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बात को पत्रकारों के सामने स्वीकारा कि पंकजा दिल्ली में सोनिया जी से मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा अगर पंकजा मुंडे कांग्रेस में आती हैं तो उनका स्वागत है, इससे पार्टी को बल मिलेगा।
निश्चित है कि पंकजा मुंडे के जाने से भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा। पंकजा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे। उनके मामा प्रमोद महाजन भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। लेकिन अब जब उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया जा रहा तो वे दल छोड़ने का मन बना चुकी हैं। ये सारी स्थितियां जो महाराष्ट्र के सामने आ रही हैं, उनमें ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल अपने फायदे के लिए रचा था वो अब उसे घाटे का सौदा नजर आ रहा है। उसकी ये उलझन सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। ऐसी स्थितियों में क्या आप सोचते हैं कि कांग्रेस को, एनसीपी को या शिवसेना उद्धव ठाकरे को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी गुट को? मेरा मानना यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की साख गिरेगी। साख इसलिए गिरेगी कि कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको भ्रष्टाचारी और अपराधियों का दल कहते थे एनसीपी के जिन लोगों को, उन्हीं को उन्होंने अपने साथ लिया और मंत्री बनाया। यानी वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी सिद्धांत को सिद्धांत नहीं मानते। ये जनता देख रही है। तो जब जनता ये सब देख रही है तो फैसला भी जनता को लेना होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि एनसीपी के टूट का भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। उसकी साख घटेगी, उसकी सीटें घटेंगी और उसका वोट प्रतिशत भी घट सकता है। ये सारी चीज़ें घटेंगी तो निश्चित है कि मोदी का 300 सीटें पाने का लक्ष्य शायद पूरा न हो पाए। ये था मेरा विश्लेषण। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।